परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट कर रहा हूं। और ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल जो है, जैसा कि हमारे पास सिलेबस है और उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, मानते हुए, उसी के अनुसार चलते हुए मैं MCQ फॉर्म में आपका क्लास होगा। काफ़ी कंसेप्चुअल होगा, अप्लाइड क्वेश्चन होगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने साफ साफ स्पष्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ऑप्शन को यदि MCQ में और क्वालिफाइंग नेचर में रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है बहुत आसान भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि छात्र हमारे जो अभ्यर्थी हैं और इसे हल्के में नहीं ले, तो आप लोग भी हल्के में नहीं लीजिए। और इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आज से यह क्लास में स्टार्ट कर दिया हूं। आधुनिक भारत से, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं आप लोग को कहूँगा, आप लोग भी जितना हो सके ज्वाइन कीजिए, क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब करें, डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करें, कुछ चर्चा करें। चर्चा आज 2-3 पॉइंट पर हम करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट होगा क्या, और वो जानना हमारे लिए जरूरी भी है, सिलेबस को कैसे हम डिजाइन करें और उसी के अनुसार हम पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, हालांकि जब हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो मुगल्स के डिक्लाइंस यानी मुगल के पतन से हम प्रारंभ करते हैं और उसको पढ़ना ही चाहिए। और साथ साथ आधुनिक भारत से जब हम क्लास प्रारंभ करते हैं तो ये बात को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि आधुनिक भारत क्यों, आधुनिक क्यों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो हम कहे आधुनिक भारत क्यों, इन बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और जिसके लिए हमें यूरोप की तरफ देखना होगा, यानी रेनेसां यानी पुनर्जागरण जो इटली से प्रारंभ होता है, उन बात को ध्यान में रखते हुए हम आधुनिक भारत को यहां पर कनेक्ट करेंगे। इन 2 बातों पर हम चर्चा करेंगे। जब ये बात आप समझ जाते हैं तो इतिहास आप अच्छे से समझोगे, आसानी तरीके से समझेंगे। तो चलें हम लोग पढ़ें जो आधुनिक भारत क्यों, उस पर ध्यान दें। फिर हम लोग सिलेबस पर भी ध्यान देंगे, फिर मुगल के पतन से प्रारंभ करेंगे, वहां पर भी। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तो हम लोग जनरली कहते हैं कि आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। हम आधुनिक भारत क्यों कहें? ये आधुनिक भारत के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग डेटलाइन इसको फिक्स किया है। कुछ इतिहासकार औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी से, कुछ इतिहासकार इसको बैटल ऑफ प्लासी से मानते हैं, यानी 1757 से मानते हैं, और कुछ इतिहासकार यहां तक कर दिए हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 ईस्वी। लेकिन 2 बातों पर हमेशा चर्चा होता है कि औरंगजेब के पतन यानी औरंगजेब की मृत्यु 1707 और बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध जो होता है 1757। इन सारी बिंदुओं पर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
और एक बात मैं आप सभी छात्रों से कहूँगा कि आप काफ़ी सिंसियर रहें, जो अध्ययन करें काफ़ी सिंसियर होकर अध्ययन करें और हल्के में मत ले। जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा दिया है, हल्के में मत लीजिए। तो आप भी अपने अध्ययन को गंभीरतापूर्वक लें और गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, तब जाकर हमारा रिजल्ट होता है। क्योंकि आप देख चुके हैं, आंसर की आ चुका है, आप लोगों ने मैचिंग कर लिया होगा, आप पहुंच गए होंगे नहीं मेरा रिजल्ट हो सकता है, तो आप गंभीरतापूर्वक पढ़ना शुरू कर दें। और प्रीलिम्स में भी आप इतिहास के कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कंसेप्चुअल्स अप्लाइड क्वेश्चंस पूछा गया है, उसी प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछने की भी संभावना 100% है। ठीक है बेटा। तो आधुनिक भारत की जो हम बात करते हैं तो जनरली हम पढ़ते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, भारत में जो यूरोपियंस का आगमन होता है, यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो माने यूरोपियन का आगमन, भारत में जो यूरोपियन कंपनी भारत आते हैं, ठीक है, चाहे वो पोर्तुगीज है, डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, डेनिश है, बहुत सारे यूरोपियंस आते हैं भारत में। वही से हम यूरोपियन कंपनी के आगमन से भारत में आधुनिक भारत के अध्ययन करते हैं। लेकिन यहां पर हमें एक शब्द का मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न तो आप जानते हैं, मॉडर्नाइजेशन भी आप जानते हैं, आधुनिक क्या होता है, आधुनिकीकरण क्या होता है आप जानते हैं। तो यहां पर हम इस बात को देखें कि जैसे हम जानते हैं कि पोर्तुगीज से हम यहां प्रारंभ करते हैं और यानी यूरोपियंस के आगमन से हम प्रारंभ करते हैं और उसको हम आधुनिक भारत यहां पर बोल देते हैं। ठीक है। अब होता है क्या कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जनरली हमारा ध्यान जाता नहीं है। इन सारी बातों को मैं यहाँ पर उजागर कर देता हूँ और गंभीरतापूर्वक इसको अध्ययन कीजिए और सुनिए आप लोग। देखिए, इसको जानने के लिए हमें जाना होगा यूरोप की तरफ, हमें जाना होगा यूरोप की तरफ जाना होगा। यूरोप में कहाँ पर? इटली जाना होगा, जहाँ से रेनेसां यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण, यहाँ के हम लोग पढ़ते हैं। पुनर्जागरण मतलब रीबर्थ, हम कहते हैं पुनर्जागरण हुआ, रीबर्थ हुआ। इसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है, उसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है। इन सभी बातों पर हम अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं, आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैं तैयार कर रहा हूं कि ये ऐसा क्यों और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यहां से रिबर्थ, पुनर्जागरण को आपको जानना होगा और पुनर्जागरण क्यों हुआ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से जब 1453 में टर्की ने ग्रेट रोमन एम्पायर, जिसको बेंजेंटाइन साम्राज्य कहा गया था, उसके पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण जब करता है और जिसके कारण ग्रेट रोमन एम्पायर यानी बेंजेंटाइन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, पतन हो जाता है। वो भाग के रोम के पश्चिमी क्षेत्र इटली पहुंचते हैं। दो भाग में है, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र, वहां पहुंचते हैं और यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। और फिर शुरुआत हुआ तो इन सब बातों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। मैं एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल बना हुआ फ्लो चार्ट कैसे। फिर जैसे इटली से प्रारंभ हुआ और इटली के बाद वो अन्य यूरोपियन देशों में फैला, पुर्तगाल पहुंचा, इंग्लैंड पहुंचा, स्पेन पहुंचा, डच पहुंचा, अनेक
यूरोपियन देशों में फैल गया और वहां पर विस्तार के लिए यानी उपनिवेश की खोज के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन वहां पर संभावनाएं कम थी, तो नए नए और अधिक उपनिवेश की खोज होने लगा और नए नए उपनिवेश की खोज होने के कारण नई नई कॉलोनियां बनी, कॉलोनीज की स्थापना हुई। स्पेन ने भी अपनी कॉलोनीज खोजा और पुर्तगाली और फ्रांस, इंग्लैंड ने भी, सभी ने अब धीरे धीरे अपने अपने उपनिवेश की खोज करने लगे, अपने नए कॉलोनी बनाने लगे और धीरे धीरे क्षेत्र का विस्तार होते हुए चला गया। उसी क्रम में खास करके दो मुख्य बातें, खास करके एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। स्पेन के कौन थे? कोलंबस। और पुर्तगाल के कौन थे? वास्को डी गामा, जो भारत आया। ठीक है, वो कैसे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमें क्या पढ़ना है वह आज मैं समझा रहा हूं। यहां से जब आप आधुनिक भारत बेटा पढ़ोगे तो आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो मैं अभी हिंट दिया हूं उस पर पढ़ना पड़ेगा। इसी पर हम आगे टुमारो, कल के ही क्लास में इसको और अधिक एक्सप्लेन करूंगा, एलेबोरेट करूंगा। कल इसी को एलेबोरेट करूंगा, तब पहुंचूंगा आगे की ओर। आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए। आप लोगों को गाइडलाइन के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए मैं अभी बता रहा हूं और आप लोग खुद सेल्फ स्टडी भी करने की आवश्यकता है और उसको कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब फिर उसी के थे किस प्रकार से उन्होंने वास्को डी गामा भारत आते हैं और किस प्रकार से कोलंबस अमेरिका की ओर जाते हैं। उसको मैप में मैं समझा दूंगा कैसे ऐसे गए और आए। और फिर भारत में आधुनिकीकरण की दौर प्रारंभ होता है। हालांकि उस समय भारत में सल्तनत का लास्ट फेज चल रहा था। 1498 में सल्तनत का लास्ट फेज चल रहा था और फिर धीरे धीरे डच भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, फ्रेंच भी आते हैं, अनेक, सभी का आप अध्ययन करेंगे। ये दूसरी बात, यह जानने के लिए आपको यह भी जानना पड़ेगा यहां पर जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करने से पहले कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन, मुगल का जो डिक्लाइन होता है भारत में, इसको पढ़ना पड़ेगा कि मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन क्या हुआ, पतन क्यों होगा। मुगल्स का डिक्लाइन यह भी जानना पड़ेगा। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, औरंगजेब की वित्तीय नीतियां, मुगलों की आनुवांशिक शासन प्रणाली, राष्ट्रीयता का अभाव, औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी, सैन्य शक्ति का कमजोर होना, अमीर वर्ग में गुटबाजी और औरंगजेब का विशाल साम्राज्य, ये जितने भी फैक्टर्स हैं सभी मुगल्स के डिक्लाइंस का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स माना जाता है। उसको आपको अध्ययन करना होगा। ओके, तब आप पहुंचते हैं आधुनिक भारत के ऊपर। इस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे तब सच्चे अर्थों में इतिहास के प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। आप एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं, पीसीएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको अध्ययन की आवश्यकताएं हैं। उसी प्रकार से आपको गंभीरतापूर्वक सोचने और समझने की जरूरत भी है। नहीं समझेंगे तो फिर कैसे आप इतने बड़े अधिकारी बनेंगे। और गंभीरतापूर्वक तो पढ़ना पड़ेगा ही, नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आप ऐसे इसी तरीके से इसको पढ़िए। राइट, इन सभी बातों पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। एक एक बात में डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को, घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आज बता रहा हूं कि आपको क्या क्या आधुनिक भारत में कैसे हमें पढ़ना है, किस प्रकार से चलना है। पहले चलना सीखेंगे तब तो दौड़ेंगे। अभी वो चलना सिखा रहा हूं,
कि चलने का हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, यानी डेग हम नहीं कहते हम लोग अपनी भाषा में डेग उठाना, तो डेग कैसा होना चाहिए, वो डेग वो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग जो भी आप हमारे छात्र हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप इसी तरह से उसको पढ़िए, ऐसे ही अध्ययन कीजिए और ऐसे ही आपको पढ़ने की जरूरत भी है। ओके, अब उसके बाद आपको यह भी समझने की आवश्यकता है बेटा कि इसका पाठ्यक्रम क्या क्या पढ़े हम, यानी पाठ्यक्रम में क्या क्या होनी चाहिए आधुनिक भारत में, उसको भी अच्छे से समझने की जरूरत है। आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको मैं एक ब्रीफ में एक डिजाइन तैयार कर देता हूं, वैसे ही आप अध्ययन कीजिए, उससे अधिक इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। वह कैसे, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़े तो आपको यहां से पढ़ना है मुगल के डिक्लाइन से, मुगल के डिक्लाइन से पढ़ना है, यहां से स्टार्ट कीजिए। उससे पहले क्या पढ़ना है, यूरोप पुनर्जागरण को पढ़ना है। आप यहां से मुगल के पतन जो का जो प्रारंभ होता है समय, अब पतन क्यों हुआ, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसको पढ़े। इसका लाभ कैसे यूरोपियंस को मिला, साथ साथ उसको भी जानना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, राइट। अब आगे देखिए, इसको हम बांट दे, इसके बाद आप पढ़े पॉलिटिकल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़े। पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप पढ़े एंग्लो बंगाल रिलेशन, एंग्लो मैसूर रिलेशन, एंग्लो सिख रिलेशन, एंग्लो मराठा रिलेशन, एंग्लो हैदराबाद रिलेशन, एंग्लो अवध रिलेशन, एंग्लो सिंध रिलेशन एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज। यानी इसमें क्या क्या हो गया, देख रहे हैं, एंग्लो बंगाल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल, कहने का मतलब है इसमें सिलेबस को समझ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का पढ़े, जिसमें आप बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों आप पढ़ लेंगे। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को दोनों आप आसानी से इसमें पढ़ेंगे। इसमें एंग्लो मैसूर संबंध, तो एंग्लो मैसूर रिलेशन में जब आप पढ़ेंगे तो एंग्लो मैसूर वार, जिसको हम लोग भी जनरली बोलते हैं, तो इसमें क्या आ गया, हैदर अली को भी पढ़ेंगे आप और टीपू सुल्तान को भी पढ़ेंगे और एंग्लो मैसूर संबंध को भी पढ़ लेंगे। दोनों काम एक साथ होगा, काफी कंसेप्चुअल बता रहा हूँ, इसी टाइप से क्वेश्चन होता है। उसके बाद एंग्लो सिख, इसमें आप पढ़ेंगे महाराणा रणजीत सिंह की ओर पढ़ेंगे। एंग्लो मराठा, ये जब पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर शिवाजी को भी पढ़ेंगे और पेशवा को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद जो एंग्लो मराठा जो युद्ध है उसको भी आप अध्ययन कर लेंगे। हैदराबाद निजाम के साथ संबंध, फिर अवध के साथ संबंध और सिंध और अन्य पड़ोसी देशों के साथ क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी कि अंग्रेजों का संबंध रहा, यानी अंग्रेज और बंगाल, अंग्रेज और मैसूर, अंग्रेज सिख, अंग्रेज मराठा, अंग्रेज हैदराबाद, अंग्रेज अवध, इस प्रकार से आपको अध्ययन करने की जरूरत है। क्लासिफाइड कीजिए, पहले सिलेबस को वर्गीकृत कीजिए। हालांकि आप लोग सभी सिंसियर हैं, जो प्रीलिम्स दे चुके हैं, आप लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है। फिर भी एक बार
आपको अच्छे से वैकल्पिक विषय जब पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से गंभीरता पूर्वक देखने और समझने की जरूरत है। ओके, अब हम आगे देखते हैं पॉलिटिकल पार्ट्स में ही, नेक्स्ट यहीं पर आगे देखते हैं इसके पॉलिटिकल पार्ट्स में ही। तो यहां पर अब पढ़ने के बाद इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 57 का विद्रोह, इसमें आप अध्ययन कर लेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइब्स एंड पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन और जनजातियों का जो विद्रोह है उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद खास करके 2 गवर्नर जनरल की पॉलिसीज आगे रिवोल्ट के साथ साथ ही पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक लॉर्ड वेलेस्ली, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी, सहायक संधि नीति, जिसके द्वारा जिस पॉलिसी जिस नीति के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश राज्य को भारतीय राजवाड़े को, देशी रियासतों को ब्रिटिश राज में मिलाया, यानी प्रकार से मतलब किस प्रकार से उन्होंने मर्ज करके उसको अपना अधिकार उस पर जमाया था। और खास उसके बाद खासकर यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डलहौजी की जो है वह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, जिसको हम लोग हड़प नीति वगैरह कहते हैं या व्यवगत का सिद्धांत कहते हैं। यदि आप इतना अध्ययन कर लेते हैं तो आपका बीपीएससी के अकॉर्डिंग, मैं समझा रहा हूँ, बीपीएससी के अकॉर्डिंग, अब बीपीएससी वैकल्पिक सब के अकॉर्डिंग आपका हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पॉलिटिकल पार्ट्स हैं वो कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वालिफाइंग तो होना ही है और यहां से क्वेश्चंस पूछने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे इसी पॉलिटिकल पार्ट्स के बाद हम आएंगे इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी पार्ट पर। इकोनॉमी पार्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे बड़ी बात कि ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी, ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां, जिसमें खास करके इस आर्थिक नीतियां में खास करके लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यानी लैंड सेटलमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं लैंड सेटलमेंट पॉलिसी को हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व नीतियां, उस भू राजस्व नीतियों को पढ़ना होगा। इन भू राजस्व नीतियों में खास करके हम 3 नीतियां पढ़ेंगे: परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवारी सेटलमेंट एंड महालवारी सेटलमेंट। रियायतवारी, ठीक है, पहले कौन? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको हिंदी में कहते हैं, और रियायतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था। उसके बाद कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का जो व्यापारीकरण हुआ, वाणिज्यकरण, उसको पढ़ेंगे। देखो, लैंड सेटलमेंट पॉलिसी पढ़ेंगे डिटेल्स में, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या रिजल्ट निकला, एक नए ग्रुप का इमर्ज होता है सोसाइटी में, उसको पढ़ेंगे। पुरानी सोसाइटी का जो तरीका था वो डिक्लाइन हो जाता है। इन सारी बातों को यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम आते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर,
कृषि का व्यापारीकरण हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण होता है। कृषि का व्यापारीकरण क्यों किया गया उस पर अध्ययन करना जरूरी है और उसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारे सोसाइटी से। और इसी कारण से क्या होता है, हम देखते हैं, हम कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, हम यहाँ देखते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी अपना यहाँ पर अच्छा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उनका है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उस पर अध्ययन करेंगे। और इससे होता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या होता है, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का व्यापारीकरण होता है, कृषि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, यानी कि भारतीय उद्योगों का पतन, भारतीय उद्योग का पतन हुआ, कैसे हुआ, इन सभी को अध्ययन करना होगा। और डीइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया के बाद यहाँ पर हम बेटा ये भी देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना की जाती है। आधुनिक उद्योग की स्थापना होता है, उसको पढ़ेंगे। ऐसे एक एक पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट समझा दिया और इकोनॉमिक पार्ट में क्या पढ़ना है इतना पढ़ लोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। इसी में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि जो फेजेज हैं इसके इकोनॉमिक, इसी के भी क्या है, फेजेज हैं। और ये फेजेज जो है 3 फेजेज में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे, 3 चरणों में इस फेज को पढ़ करके हमको पढ़ना होगा। तो सारा क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हैं। हमें विद्वान नहीं बनना है, हिस्टोरियंस नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग है तो अच्छे से क्वालिफाइंग करना है, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम देखते हैं सोशल पार्ट। तो इसमें सोशल पार्ट्स में फर्स्ट एजुकेशन, शिक्षा का विकास। ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश शासन काल में भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ उसको पढ़ लेंगे। सेकेंड, मीडिया, ब्रिटिश के समय में मीडिया के प्रति उसकी क्या नीतियां रही, भारतीय प्रेस के संबंध में उसका क्या नीतियां रही, उसको पढ़ना होगा। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी समाज सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सकता बहुत। साथ साथ कास्ट मूवमेंट भी चला भारत में, दोनों पार्ट में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। दोनों पार्ट को आप पढ़ लें तो आपका कवर हो जाएगा। साथ साथ कास्ट मूवमेंट इसको पढ़ लिया, तो सोशल पार्ट पढ़ लिया। अब और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, बिल्कुल हम क्वालिफाइंग नेचर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं और जहां पर कोई दिक्कत नहीं हो, वह होगा जो फ्रीडम मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट हम पढ़ते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पढ़ते हैं वो स्टार्ट होता है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय। कि 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जो भारत में
भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रहा, किन कारणों से होता है, इन सारे फैक्टर्स पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सारे फैक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण है, इन सभी को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। राइट। और मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट को, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग तीन चरणों में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज आंदोलन का प्रथम चरण, सेकेंड फेज आंदोलन का दूसरा चरण और थर्ड फेज आंदोलन का तीसरा चरण। 3 चरणों में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। और पहला चरण जो होगा उसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट नेशनलिज्म। मॉडरेट नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उदारवादी, उदारवाद यानी उदारवादी राष्ट्रवाद हम लोग अध्ययन करते हैं। और सेकेंड फेज जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्मपंथी राष्ट्रवाद, ठीक है। गर्मपंथी सभी तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो यानी लेकिन वैकल्पिक विषय के ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, जीएस को ध्यान में रखते हुए नहीं। दोनों के क्वेश्चंस के पूछे जाने के अप्रोच पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर होगा, ये साफ साफ हिंट हमें दे चुका है। इन बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और तीसरा थर्ड एंड फाइनल फेज जो है वह है गांधी युग, ठीक है। 3 फेज। और जैसे उदारवादी का जो राष्ट्रवाद का जो प्रथम है 1885 से 1905 और 1906 से 16 और 1917 से 1948 आप अध्ययन कर लीजिए। देखिए मित्रों, आप लोग जनरली स्टूडेंट समझते हैं कि अरे प्रीलिम्स की तैयारी में हमें इतिहास पढ़ना ही है तो हम अलग से क्यों पढ़ें। प्रीलिम्स की तैयारी में हमें इतिहास पढ़ना ही है तो हम इसको अलग से क्यों पढ़ें, इसकी ज़रूरत है क्या, उसी से काम चला लेंगे। केवल हिस्ट्री वाले नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे भी सोच रहे हैं ज्योग्राफी का अलग से क्यों पढ़े या अदर जो कोई सब्जेक्ट ऐसा है उसको क्यों पढ़े। लेकिन मैं साफ साफ आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लालच हमें नहीं है, मार्गदर्शन दे रहा हूँ। और इसके लिए सारे छात्र हमें जानते हैं कि अजीत सर स्टूडेंट के लिए 24 घंटे हमेशा तैयार रहते हैं, जब भी जरूरत होता है वो तैयार रहते हैं। जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है रात में भी तो वह अपने छात्रों को सलाह देते हैं, समझाते हैं। ये कभी नहीं फील होने देते हैं कि वह एक काफ़ी अधिक हाईली प्रोफेशनल है तो हमेशा पैसे कमाने के उद्देश्य से पढ़ाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए आपको सही मार्गदर्शन देते हुए मैं एक बात साफ साफ समझा देता हूँ कि दोनों के क्वेश्चंस के पूछने के पैटर्न में अंतर होगा। आपने प्रीलिम्स का तो देख लिया, प्रीलिम्स में किस प्रकार से इतिहास के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करीब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसा था जो काफी थोड़ा कंसेप्चुअल लगा, लेकिन जो मुख्य परीक्षा यानी वैकल्पिक विषय के रूप में भले ही वह क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन वैकल्पिक विषय के रूप में जो होगा
वह काफी कंसेप्चुअल होगा, अप्लाइड क्वेश्चन होगा। तो कंसेप्चुअल एंड अप्लाइड क्वेश्चन होगा, उसी प्रकार से हमें अध्ययन करने की जरूरत है। हम कैसे अप्लाई करें? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें लॉजिकली थिंकिंग की जरूरत है। जैसे बहुत पहले सिविल सर्विसेज के आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल पेपर होता था और उसके पूछने का तरीका काफ़ी कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता था, अप्लाइड क्वेश्चन होता था, लॉजिकली होता था। ठीक उसी प्रकार से अब बीपीएससी में ऑप्शनल को पढ़ने की जरूरत है। तो सीधे सीधे जीएस की तरह रट्टा मार ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स की तरह अब पढ़ेंगे तो चारों खाने चित हो जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मार्गदर्शन दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि उसी प्रकार से आप अध्ययन कीजिए, उसी प्रकार से आप अध्ययन कीजिए, उसी प्रकार से आपको पढ़ने की जरूरत है। यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बाकी निबंध और जीएस का दोनों पेपर का जांच ही नहीं होगा, सारा मेहनत बेकार। तो आप पढ़ने का पैटर्न जो है, मेथड जो है, उसमें थोड़ा चेंजिंग लाएं और उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और ये क्लास हमारा जो चलेगा इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, साथ साथ ये क्लास जो होगा हमारा बाइलिंगुअल क्लास होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसलिए मैंने क्लास को बाइलिंगुअल कर दिया। जो प्योर हिंदी मीडियम है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, और जो प्योर इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। बाइलिंगुअल क्लास होगा तो आप सभी समझ लेंगे। और क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक्सर्जन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसी टाइप में आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा, मैं टीच करूंगा, गाइड करूंगा, आपसे डिबेट करूंगा, डिस्कशन करूंगा। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसलिए आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि मैं भी एक छात्र रह चुका हूं। मैं समझता हूं कहां हम गलती कर सकते हैं, और मैं समझ रहा हूं कि आप लोग कहां गलती करेंगे। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। तो इसी प्रकार से आप पढ़िए, इसी प्रकार से समझिए। जो इतिहास को खासकर अभी मॉडर्न इंडिया को कैसे पढ़ा जाए तो समझ लिए। तो हमारा कहां से यानी मैं जो नेक्स्ट क्लास नहीं कल से जो स्टार्ट करूंगा तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत यहीं से, और स्टार्ट करूंगा यहीं से स्टार्ट करूंगा कि यूरोप से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, यहीं से पुनर्जागरण प्रारंभ होता है और किस प्रकार से वह भारत पहुंचा है। ओके। और एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस कंपनी, भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे होता है, और साथ साथ पढ़ लेंगे। इसी में कल ही पर समझा दूंगा कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल का पतन क्यों हुआ और किस प्रकार से यूरोपियंस को भारत में उसका लाभ मिला। ठीक है, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट मैं कल मिलता हूं आप लोग से, यहीं से स्टार्ट करूंगा। आज केवल एक स्ट्रक्चर दिया हूं, एक डिजाइन दिया हूं आपके सामने, किस प्रकार से हमें गंभीरता पूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है। ओके, हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद।